दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की अमर कहानी, भाग 52, खंड 3। पिछले भाग में हमने जाना कि बापू गोखले जी से अनुमति लेकर 3rd क्लास में कलकत्ता से राजकोट गए और 3rd क्लास के लोगों की हालत देखी और हर स्टेशन पर रुके। फिर काशी में मंदिरों के दर्शन किए और वहाँ व्याप्त गंदगी के बारे में बताया। आखिर में मिसेस एनी बेसेंट से मिलने गए। अब आगे बम्बई में स्थिर हुआ। गोखले जी की बहुत इच्छा थी कि मैं बम्बई में निवास करूं और उनके साथ सार्वजनिक कामों में भाग लूं। उस समय सार्वजनिक काम का मतलब कांग्रेस महासभा के काम थे और गोखले जी द्वारा स्थापित संस्था सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का मुख्य काम महासभा के काम देखना था। मेरी भी ऐसी इच्छा थी, पर धंधा चलने के बारे में मुझे आत्मविश्वास नहीं था। पूर्व अनुभव में अभी भूला नहीं था और खुशामद करना मुझे विष समान लगता था। इस कारण से मैंने राजकोट में रहना पसंद किया। वहाँ मेरे कई हितचिंतक थे जिन्होंने मुझे विलायत भेजा था। वो केवल राम मावजी भी देव भी थे। उन्होंने मुझे 3 मुकदमे दिए, जिसमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण था। अतः मैं इसकी जवाबदारी लेने के लिए आनाकानी कर रहा था। ये देखकर वो बोले, तुम क्यों चिंता कर रहे हो? यदि हारे तो हम ही हारेंगे। तुमसे जितना हो सके करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस मुकदमे में मेरे प्रतिपक्षी स्वर्गीय समर्थ थे। मैंने तैयारी अच्छी की थी। मुझे यहाँ के कायदे ठीक से मालूम नहीं थे, अतः देव जी ने मुझसे अच्छी तैयारी करवा ली थी। उसके अलावा सबूत कायदा सर फिरोज शाह को जवानी याद था। यही उनकी सफलता का मंत्र था, ऐसा मैंने सुना था। अतः अफ्रीका जाते समय इसको भी अच्छी तरह से पढ़ लिया था और फिर अफ्रीका का भी अनुभव था। मैं मुकदमा जीत गया, जिससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। इसलिए बम्बई में मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा भी मुझे लगने लगा। इस विषय के अलावा अंग्रेज अमलदार का जो अज्ञान था, उसके बारे में लिखता हूँ। जुडिशियल असिस्टेंट की ड्यूटी एक जगह नहीं थी। वो अलग अलग जगह जाते थे और वहीं वकील और दावेदार को जाना पड़ता था। इससे दावेदार का खर्च दुगना हो जाता था। इसका विचार न्यायाधीश ने करने का कोई प्रयोजन नहीं था। इस मुकदमे की सुनवाई वेरावल में थी। वहाँ प्लेग फैला हुआ था। रोज 50 लोगों को संक्रमण होता था। लगभग पूरा गांव खाली हो गया था। मैं एक निर्जन धर्मशाला में ठहरा था। पर दावेदार का क्या, वो यदि गरीब हुआ तो भगवान भरोसे। इसलिए मेरे वकील मित्र ने मुझे तार किया और लिखा उसमें कि अदालत दूसरी जगह ले जाई जाए, ऐसी साहब से प्रार्थना करो। इस पर साहब बोले, क्या तुम डरते हो? मैंने कहा, मेरा प्रश्न नहीं है, मैं अपनी चिंता कर सकता हूँ, पर दावेदार का क्या? साहब बोला, प्लेग ने तो सारे हिंदुस्तान को ही अपना घर बना लिया है, उसमें डरना क्या? यहाँ की हवा अच्छी है। साहब गांव से दूर दरिया किनारे एक बंगला नुमा तंबू में रहता था, पर उसके आगे मेरा क्या चलने वाला था। उसने अपने सहायक को कहा, गांधी जो कह रहे हैं उसका ध्यान रखो और यदि वकील और दावेदार को तकलीफ हो तो मुझे बताओ।
साहब ने उसके हिसाब से किया। उसे हिंदी व्यक्ति के कष्टों से क्या वास्ता था। अब फिर अपने मूल विषय पर आता हूँ। हम जीते। फिर भी मैं कुछ समय राजकोट में ही रहने के विचार में था। इतने में एक दिन केवल राम दवे आए और बोले, गांधी, अब तुम्हें हम यहाँ नहीं रहने देंगे, अब तुम्हें बम्बई जाना चाहिए। मैंने कहा, मुझे वहाँ कोई कुत्ता भी नहीं पूछेगा। क्या आप मेरा खर्च चलाएंगे? इस पर वो बोले, ठीक है, आपको बड़े बैरिस्टर की हैसियत से यहाँ बुलाकर लिखने के काम आपके पास भेज दिया करेंगे। तुम्हारी योग्यता का परिचय तुमने जामनगर और वेरावल में दे दिया है, इसलिए चिंता नहीं है। राष्ट्र कार्य के लिए ईश्वर ने आपको जन्म दिया है। हम आपको काठियावाड़ में बांध कर नहीं रखेंगे। बोलिए, आप कब बम्बई जा रहे हैं? मैंने कहा, नाताल से मेरा कुछ पैसा आने वाला है, वो आते ही जाऊंगा। पैसे 15 दिन में आ गए और मैं बम्बई चला गया। पेन गिलबर्ट एंड सयानी के ऑफिस में एक चैम्बर भाड़े से लिया और स्थायी तौर से वहाँ बैठ गया, ऐसा लगा। और आगे उन्होंने लिखा है, धर्म संकट। इसमें इस विषय में उन्होंने लिखा है, मैंने ऑफिस लिया, वैसे ही गिरगांव में घर लिया। अभी कुछ ही दिन हुए थे कि मेरे छोटे लड़के को विषम ज्वर हो गया। डॉक्टरों की सलाह थी। डॉक्टर बोले कि आपको दवा के तौर पर इसको मुर्गी का सूप और अंडा खाने के लिए देना पड़ेगा। आपके शाकाहारी खाने से काम नहीं चलेगा। मैंने कहा, हम लोग शाकाहारी हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। उस पर डॉक्टर बोले, और भी लोग हैं, पर औषधि के लिए लोग हमारी सलाह मानते हैं। मैंने इस समय एक बड़ा निर्णय लिया। मुझे जल चिकित्सा का ज्ञान था, अतः मैंने डॉक्टर को कहा कि मैं जल चिकित्सा करूँगा। आप सिर्फ इतना करो कि इसको देखने आते रहो और मुझे इसके बारे में बताते रहो। मेरा लड़का उस समय 10 साल का था। फिर भी मैंने उसे डॉक्टर जो कह रहे थे वो सब बताया। तो उसने कहा, पिताजी, मैं मुर्गी का सूप और अंडा नहीं खाऊंगा, मैं शाकाहारी खाना ही खाऊंगा। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जल चिकित्सा देने का खतरा उठाया था। रात को लड़का बुखार से तप रहा था। मैंने उसके बदन को गीले कपड़े से लपेट दिया। कुछ समय बाद वो चिल्लाने लगा, पिताजी, मुझे इसमें से निकालो। मैंने जब देखा तो पसीना आ रहा था और बुखार कम हो गया था। मैंने उसके बाद 40 दिन तक वो फलों पर रहा और ठीक हो गया। मैंने ईश्वर का धन्यवाद किया और आज भी मैं ऐसा ही मानता हूँ कि ये चमत्कार औषधि का ना होकर ईश्वर का था। ईश्वर ने मुझे बचाया था। और अब आगे के भाग में आपका बहुत बहुत धन्यवाद।